बच्चों, हम लोग जो बातचीत किए थे पिछले क्लास में, उसमें जो है ये हम लोग बातचीत किए थे कि फिनोटिपिक रेशियो और जो जीनोटिपिक रेशियो है उसे मेंडल साहब जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मदद से कैसे एक्सप्लेन किए थे। इसमें हम लोग आपको बताए भी थे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में या लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ये क्या होता है तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है वह ये बताता है कि ओनली वन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना कि अगर हम लोग एक ट्रेट लेते हैं तो उसमें आपको दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा। तो वन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ट्रेट ऑफ किसका, पेरेंटल, अपीयर्स इन F1 जनरेशन। मतलब ये बात सही है कि अगर आप शेप ऑफ सीड लीजिएगा तो रॉन्ड और रिंकल्ड में से ही कोई एक अपीयर होगा। तो जो आप पेरेंट सेलेक्ट करेंगे उसी में से वन ऑफ दीज जो है आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा वहां पे। अगर हम लोग लेंथ ऑफ द प्लांट लिए तो टॉल और ड्वार्फ आपको देखने को मिलेगा सर, सेम चीज है। तो फॉर्म ऑफ ट्रेट पेरेंटल अपीयर इन F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग। जब कैसे क्रॉस कीजिएगा, ट्रू ब्रीडिंग, मैंने आपको सिखाया था ना। ट्रू ब्रीडिंग अगर लिखा हुआ है तो अगर हम हजारों बार सेल्फिंग करवाएंगे तो रिजल्ट हमें वही मिलेगा। अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल ले लेंगे तो सर हजारों बार सेल्फिंग के बाद टॉल ही मिलेगा। अगर ट्रू ब्रीडिंग रॉन्ड ले लेते हैं तो हजारों बार सेल्फिंग के बाद रॉन्ड ही मिलेगा। अगर ट्रू ब्रीडिंग मान लीजिए कि एक्सियल ले लिए तो हजारों बार सेल्फिंग के बाद हमें एक्सियल ही मिलेगा सर। तो देखिए इसमें तो ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म फॉर बोथ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द ट्रेट। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग ट्रू ब्रीडिंग जो है, अगर हम एक्सियल को सेलेक्ट कर लें और साथ में आप यहां मानिए कि हम लोग ट्रू ब्रीडिंग जो है एक्सियल के साथ क्या था, टर्मिनल को अगर हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम जीन लिख लेंगे तो कैपिटल ए क्योंकि पहला लेटर का कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। टर्मिनल के लिए डोमिनेंट का ही पहला लेटर बट राइट इन द स्मॉल, तो लिख दिए सर। तो म्योसिस के बाद यहाँ पे सर ए होगा, यहाँ पे म्योसिस के बाद स्मॉल ए। जब दोनों क्रॉस करे तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गया आपका F1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे डोमिनेंस कौन दिख रहा है, कैपिटल ए। इसका मतलब ये जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, एक्सियल। बस इट इज कॉल्ड डोमिनेंस हम लोग कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है कि इसमें ओनली वन ही कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म आपको दिखेगा जब पेरेंट अपीयर यानी कि अपीयर होंगे। जो F1 जनरेशन में वही आएगा ना जो पेरेंटल ट्रेट होगा सर, और उसमें से भी वन ऑफ दीज पेरेंटल ट्रेट विल अकर इन द F1 जनरेशन। ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। अब सेकेंड वन है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो देखिए सर क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि सर सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या, सेपरेट होना सर। तो उसमें हम लोग देखेंगे, देखिए आप ध्यान दीजिए आप इसमें। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। देखिए तो ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लोग लिखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन states that allele of a pair separate during states that allele of pair separate during gamete formation and their paired condition is restored
टू random fusion of gametes देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने कहा ना, सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब ध्यान रखना है सेपरेशन, सेपरेट होना। क्या है? स्टेट्स दैट, ये बता रहा है कि एलिल्स ऑफ अ पेयर, जो हम आपको बताया ना कि कोई अगर पूछे कि एक जिन में कितने एलिल्स होते हैं तो 2 होते हैं सर, तो वह सेपरेट हो जाएगा किसके दौरान? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। और उसका जो पेयर्ड कंडीशन है, मतलब जैसे पहले था, वापस से वह रीस्टोर्ड हो जाएगा। कैसे सर? तो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। ये सर आप समझेंगे कैसे हम लोग, तो ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे अगर हम लोग कैपिटल टी लेते हैं और कैपिटल टी यानी ट्रू ब्रीडिंग टॉल, और अगर स्मॉल टी है यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में ले लिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग बताए थे ना कि सर मियोसिस होता है, और पता है मियोसिस होना जरूरी है, हम आपको सिखाएंगे सर अभी। ये कैपिटल टी, यहाँ पे ये क्या हो गया बताइए, स्मॉल टी। दोनों अगर आपस में क्रॉस करे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो डोमिनेंट दिख रहा है, तो वापस से वो हो गया सर टॉल। तो आपको याद है यहाँ पे हम लोग ऐसे करके गैमेट्स लिखे थे सर, तो पढ़िए इसको, समझिए क्या कहा गया है कि पेयर में जो एलिल्स है वो पहले सेपरेट हो जाता है। तो देखो पेयर में है, यहाँ भी पेयर में है, तो देखो सेपरेट हो गया। किसके दौरान सेपरेट होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान से। तो देखिए गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो गया, एंड पेयर्ड कंडीशन वापस से रीस्टोर्ड, मतलब पहले जो पेयर्ड था वापस से पेयर्ड कंडीशन यहां पे आ जाएगा। तो कैसे? रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। रैंडम वर्ड हम लोग जानते ही हैं कि कोई गैमेट किसी के साथ फ्यूज कर सकता है, कहने का मतलब है कि स्पीसीज सेम होना चाहिए। तो सर आप रैंडम पढ़े हुए केमिस्ट्री में, हम लोग गैस के बारे में कहते हैं कि जैसे ब्राउनियन मोशन होता है, तो उसमें पढ़ते हैं ना कि कोई भी पार्टिकल कहीं से भी सर वो जो कंटेनर का जो वॉल है वहां वो रैंडमली टकरा सकता है, कोई भी कहीं भी, कोई भी पार्टिकल कहीं से भी सर। तो रैंडमली का मतलब है कोई भी कहीं से भी, कहने का मतलब है कि किसी भी एक जो इंडिविजुअल है, सेम स्पीसीज है, उसमें जो गैमेट्स होगा वो रैंडमली आपस में फ्यूज्ड कर सकते हैं। ये हम आपको समझा रहे हैं तरीके से, और वो यहां ध्यान दीजिए आप। जैसे मान के चलिए ना कि हम लोग खुद की बात करें, होमो सैपियंस के बारे में, ठीक है? तो देखिए ये भी हम रहने दे रहे हैं और हम आपको यहां बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। जैसे हम लोगों में पहले ये बताइए कि सर कितना जो है वहां पे क्रोमोसोम जो है हम लोगों में, टोटल नंबर में अगर कोई पूछे तो हम लोग 46 बताते हैं ना, लेकिन अगर पेयर में कोई पूछे कितना होगा तो पेयर्ड में हम लोग क्या जवाब देते हैं बताइए? पेयर्ड में हम लोग बोल देते हैं 23 पेयर। तो देखिए, तो ये मेल और ये हो गए फीमेल, तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, ध्यान दीजिए। तो ये हो गए पेरेंट्स। हम आपको सिखाते हैं कि जैसे मैंने कहा ना कि सर इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो होना जरूरी है, मियोसिस। तो देखिए इधर मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। 46 ये हो गए पेरेंट्स, ठीक है ना? अब मान के चलिए कि मियोसिस नहीं हो, डायरेक्ट ये दोनों सर फ्यूज करे, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? 92 सर। तो आप ही बताइए क्या ये होमो सैपियंस का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा? कभी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो बताइए रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं हो और सीधे अगर आपस में फ्यूज्ड हो जाए, तो क्या ये होमो सैपियंस के बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा? नहीं बनने का। होमो सैपियंस पता चला बन गया चमगादड़ सर, कुछ भी बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मियोसिस का होना जरूरी है, और मियोसिस को हम सिखाए थे कि रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिड्यूस का मतलब कि घटना, और माइटोसिस जो पढ़े थे तो उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस का होना जो है वो मस्ट है सर। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए कि अगर मियोसिस हो तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे सर ये मियोसिस है, ठीक है, यूकैरियोट्स में सर। तो हम लोग यूकैरियोट्स ही होते हैं, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स ही हैं, क्योंकि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स तो हम लोग जानते ही हैं कि सर प्रोकैरियोट्स है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वहाँ पे नहीं होता है, और हम लोग यूकैरियोट्स हैं तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हम लोगों में देखने को मिलेगा।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि सर न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर आप देखिएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है लेकिन बाहर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा सर। चलिए, तो अब कितना हो गया बताइए 23, ये भी कितना हो गया 23। तो याद है इसी को हम लोग कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, अब देखिए वापस से पेयर्ड कंडीशन में से रिस्टोर हो गया 46, ये बन गया सर जायगोट जिसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि सर देखो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमिट, गैमिट फॉर्मेशन के दौरान पहले सेपरेशन होगा और पेयर्ड कंडीशन वापस से रीस्टोर हो जाएगा रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमिट्स की वजह से। जैसे मैं एक चीज ये बता रहा हूं, जैसे ये फादर हो गए, ये मदर हो जाए, ठीक है, तो एक से लेकर के, अब सब नंबर तो लिखना पॉसिबल है नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो मान के चलिए ना कि हर जगह पे नंबर पे जो है दो दो क्रोमोसोम्स हमको देखने को मिलेगा सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 23 पेयर में होता है तो नंबर में 46 होगा। तो वहाँ से भी मान लो कि यहाँ पे 5 नंबर का लेते हैं, 7 नंबर का ले लेते हैं, 9 नंबर का ले लेते हैं और फिर लास्ट में 23 का ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सीखिएगा थोड़ा सा सर अच्छे से, यानी कोई भी नंबर जो है, जो जिस पे क्रोमोसोम है, वो किसी भी नंबर के साथ फ्यूज करके हमारे बॉडी में किसी भी नंबर के क्रोमोसोम को डिटरमिन, रैंडम फ्यूजन, कोई भी किसी के साथ फ्यूजन। देखो जैसे हो सकता है कि फादर का जो 2 नंबर का क्रोमोसोम है माँ के 7 नंबर के क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करके हमारे शरीर में रैंडमली एक्स यानी कोई भी नंबर का जो है वह क्रोमोसोम बना सकता है। ये हो गया रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब कोई भी जो गैमेट है वह किसी भी गैमेट के साथ वो फ्यूज कर सकता है। इसीलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेयर्ड कंडीशन जो होगा वो रीस्टोर्ड हो जाता है सर। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। तो ये किसके मदद से हम लोग सीखेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट क्या था बताइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन के बारे में सर। ये रहा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। तो सर अब ये क्या है, तो पढ़िए इसमें से कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन हमें क्या बताता है कि इनहेरिटेंस ऑफ एलील ऑफ जीन, ध्यान से, एक जीन में कितने एलील होते हैं सर? 2, और वो दोनों मिल करके कितने ट्रेट को कंट्रोल करेंगे? सिंगल। तो कंट्रोलिंग अ ट्रेट इज नॉट affected by inheritance of allele of other gene controlling other trait। मतलब ध्यान दीजिए, जैसे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक जीन में सर 2 एलील होता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर स्मॉल टी है, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि अगर एक जीन के एलील का इफेक्ट अगर दूसरे जीन के एलील पे पड़ता तो पता है कभी भी हम लोगों को डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर दिख ही नहीं सकता था सर। जैसे हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस किए, वहां पे फिनोटिपिक रेशियो निकाले तो कितना दिखा? 4 दिखा ना, रॉन्ड येलो, रॉन्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर एक जीन के एलील का इफेक्ट किसी दूसरे जीन के एलील पे पड़ता तो 4 तरह के गैमेट्स हम लोगों को कभी नहीं दिखता सर। इससे यह स्पष्ट है कि एक जीन के एलील का इफेक्ट किसी दूसरे जीन के एलील पे नहीं पड़ता है सर। तो देखिए ना, अगर मान के चलो इससे कैरेक्टर क्या होता है पहले ये बताइए, टॉल। अगर इसका इफेक्ट इस पे पड़े तो क्या हो जाना चाहिए था उस केस में, आप ये बताइए, ड्वार्फ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है सर। यहां पे स्मॉल टी से क्या होता है? ड्वार्फ। तो क्या ये जो देखो, तो ये क्या हो गया, एक जीन में कितने एलील? 2। किसको कंट्रोल कर रहा है? टॉल को। तो क्या इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा? अगर पड़ता तो इसको भी क्या हो जाना चाहिए था? टॉल। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं संभव है सर। वो वन एंड ओनली क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन का कहने का यही मतलब है कि एक जीन के एलील का इफेक्ट किसी दूसरे जीन के एलील पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक जीन के एलील हैं किसी दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो दूसरे जीन के एलील हैं वह किसी अदर ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा ना, अगर ऐसा होता तो डायहाइब्रिड क्रॉस में 4 तरह के प्लांट्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलता सर। ठीक है, आज हम लोग इसमें क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बातचीत करते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रॉस।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर बातचीत करते हैं। थैंक यू।